नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज यादव और आपका स्वागत है क्राइम की कहानियां चैनल पर, जहां हम आपको रोज क्राइम की कहानी सुनाते हैं। आज की पहली घटना 2022 का है। भोपाल शहर में एक थाना है, छोला मंदिर थाना। उसी थाने के अंतर्गत आने वाली एक बस्ती में 22 वर्षीय संदीप प्रजापति अपने परिवार के साथ रहा करता था। मूल रूप से वह विदिशा का रहने वाला था, लेकिन बेहतर रोजगार की तलाश में उसके माता पिता उसे लेकर भोपाल आ गए थे। संदीप के परिवार में मां बाप के अलावा उसकी एक बहन भी थी। उसी बस्ती में कुछ दूरी पर उनके करीबी रिश्तेदारों का घर भी था, जिनसे परिवार का आना जाना बना रहता था। संदीप का रंगरूप तो साधारण था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत खुशमिजाज और सबका साथ निभाने वाला था। वह परिवार की जिम्मेदारी बखूबी समझता था और आए दिन नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकता रहता था, ताकि घर की माली हालत को सुधारा जा सके। भोपाल आने के बाद उसने कई जगह गाड़ी चलाने का काम किया। पहले छोटी मोटी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की, फिर रेलवे स्टेशन के बाहर एक ट्रैवल एजेंसी में काम मिल गया। वहां से वह भोपाल से इंदौर के बीच टैक्सी चलाने लगा। इस रूट पर कई टैक्सी ड्राइवरों का आना जाना होता था और संदीप की भी उनमें पहचान बन गई। उन्हीं में से एक ड्राइवर था अवकेनेड। साथ उठने बैठने से दोनों में दोस्ती हो गई। मगर अवकेनेड का मिजाज कुछ अलग था। वह तेज तर्रार और लड़कियों के मामले में काफी लापरवाह था। इस वजह से वह अक्सर लोगों की नजर में आ जाता था। 2 दिसंबर की सुबह संदीप ने घर पर बताया कि वह सलकनपुर जा रहा है। मां ने उसे रोका, पर उसने किसी की नहीं सुनी। उसी दिन अवकेनेड ने संदीप के परिजनों को कॉल कर बताया कि रायसेन के पास संदीप का एक्सीडेंट हो गया है, मगर उसने अपनी पहचान नहीं बताई और कॉल काटने के बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया। परिवार वाले रात भर बेचैन रहे। अगली सुबह संदीप की बहन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि संदीप को अगवा कर लिया गया है और अगर उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो 1 लाख रुपए तैयार रखना। कॉलर ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की, लेकिन संदीप की बहन उसकी आवाज पहचान गई। ये किसी और की नहीं थी। वह सीधे छोला मंदिर थाने पहुंची और टीआई सुरेश चंद्र नागर को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। संदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने फिरौती के लिए किए गए कॉल्स को ट्रेस किया। एक लोकेशन मुरैना की निकली, दूसरी नागपुर की। इसी आधार पर दोनों जगहों पर पुलिस की टीमें रवाना कर दी गईं। उधर संदीप के मोबाइल की आखिरी लोकेशन देलाबाड़ी के जंगलों में मिली थी। इसीलिए पुलिस की एक टीम जंगल की ओर रवाना हुई और संदीप को ढूंढने में जुट गई। उधर संदीप की बहन पहले ही अवकेश से फोन पर बात कर चुकी थी, जिससे पुलिस को यह शक और भी गहरा हो गया कि संदीप की गुमशुदगी के पीछे अवकेनेड का ही हाथ है। उसकी तलाश के लिए एक टीम बिहार भेज दी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ और कर पाती, जंगल में संदीप की सिर कुचली हुई लाश बरामद हो गई। उधर बिहार गई टीम से जो खबर आई वह चौंकाने वाली थी। अवकेश के शातिर दिमाग को देखकर भोपाल पुलिस ने उस पर लाखों का इनाम घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, इस केस को हल करने के लिए गांधीनगर समेत 3 थानों की एक संयुक्त टीम बनाई गई और क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया। अब यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग वाले अपराधी को पकड़ने की चुनौती बन चुका था। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, मामला और उलझता चला गया। पुलिस को पता चला कि अवकेनेड ने जिस पते का इस्तेमाल किया था वो ईश्वर पाटीदार नामक व्यक्ति का मकान था। पुलिस को उम्मीद थी कि यह जानकारी उन्हें अवकेश तक पहुंचाने में मदद करेगी। पुलिस तुरंत उस पते पर पहुंची जहां उन्हें पता चला कि अवकेनेड असल में कटघोरा गांव का रहने वाला विकास जायसवाल है। ये जानकर पुलिस की जांच एकदम नई दिशा में मुड़ गई। पुलिस कटघोरा पहुंची जहां उन्हें विकास की विधवा मां मिली। जब उससे बेटे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि लगभग 20 साल पहले उसका बेटा पत्नी को छोड़कर कहीं चला गया था। उसके बाद ना उसने कभी घर की खबर ली, न किसी ने उसे देखा। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि विकास छत्तीसगढ़ में कोयले के ट्रकों का ड्राइवर था, लेकिन वह महज एक सामान्य ड्राइवर नहीं, बल्कि एक बहुत चालाक अपराधी था।
वहां उसने कोयले से भरे 4 ट्रक लेकर फरार हो गया था, जिससे कोयला माफिया और पुलिस दोनों ही उसकी तलाश में थे। अब भोपाल पुलिस ने अवकेनेड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और साइबर सेल की मदद ली। जांच में पता चला कि विकास इस वक्त हैदराबाद में छिपा हुआ है। उसकी लोकेशन मिलते ही पुलिस की एक टीम हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचकर जानकारी मिली कि विकास वहां भी अपनी असली पहचान छिपाकर एक ट्रकिंग कंपनी में बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद ली और उसके ठिकाने पर नजर रखनी शुरू की। सही वक्त का इंतजार किया गया और जब मौका मिला तो पुलिस ने ट्रक ड्राइवरों की मदद से उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस बार विकास के पास कोई रास्ता नहीं बचा और पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद विकास जायसवाल उर्फ अवकेनेड ने शुरू में खुद को निर्दोष बताया। वह लगातार यही दोहराता रहा कि उसे किसी अपहरण या हत्या के बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब छोला मंदिर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र नागर और उनकी टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो इस चालाक अपराधी का सच सामने आने लगा। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सख्त लहजे में चेताया और कुछ ठोस सबूत दिखाए तो वह टूट गया। उसने न सिर्फ संदीप की हत्या की बात मानी, बल्कि अपने पुराने सारे गुनाह भी खुद उगल दिए। इसके बाद पूरी कहानी सामने आई। संदीप की मौत और इस अपराधी की काली करतूतों की फाइल खुल गई। संदीप और अवकेनेड की दोस्ती की वजह शराब थी। दोनों को पीने की आदत थी और अक्सर साथ बैठते थे। शराब के नशे में जो दोस्ती होती है वो तेजी से गहरी हो जाती है। यही इनके साथ भी हुआ। धीरे धीरे अवकेनेड के घर आना जाना बढ़ गया। पहले तो वह सिर्फ संदीप के साथ आता था, लेकिन बाद में वह उसकी जवान और सुंदर बेटी सोमा की ओर आकर्षित होने लगा। अवकेनेड को हमेशा ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो कम उम्र की हों, भोली हों और जिन्हें वह अपनी मीठी बातों से आसानी से फंसा सके। उसे अच्छे से पता था कि जब किसी लड़की के दिल में पहली बार किसी के लिए एहसास जागते हैं। सोमा को अपने नजदीक लाने के लिए अवकेनेड ने चालाकी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी मीठी बातें और बर्ताव सोमा को भाने लगे। उसे एहसास होने लगा कि अवकेनेड का रवैया सिर्फ दोस्ती का नहीं था। शराब की बैठकों में अवकेनेड की असलियत भी सामने आने लगी। संदीप ने गौर किया कि वह लड़कियों को बातों में उलझाकर नजदीकियां बना लेता है। संदीप को पता चला कि अवकेनेड का कई कॉल गर्ल्स से संपर्क है और वह भोपाल व इंदौर के महंगे होटलों में अक्सर उनके साथ समय बिताता है। जैसे जैसे यह सब साफ होता गया, संदीप को उसकी नीयत पर शक होने लगा। उधर अवकेनेड को डर सताने लगा कि संदीप उसकी सच्चाई उजागर न कर दे। उसने सोचा, अगर संदीप को अपने काबू में कर लिया जाए तो कोई खतरा नहीं रहेगा। वह रोज उसे महंगी शराब पिलाता, कभी पैसे देता तो कभी पार्टियों में ले जाकर खुश करता। उसका मकसद था संदीप को इतना फंसा देना कि वो कुछ भी सोचने लायक न बचे। एक दिन शराब के नशे में अवकेनेड ने अपने जुर्म का खुलासा कर डाला। उसने गर्व से बताया कि इंदौर में वह एक लड़के को अगवा कर चुका है और उसके घर वालों से मोटी फिरौती वसूली है। उसका इरादा था कि संदीप या तो उससे डर जाएगा या उसे बहादुर समझेगा, मगर हुआ उल्टा। अब संदीप उस पर नजर रखने लगा। संदीप ने टैक्सी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया ताकि वह अवकेनेड से दूर रहे। जब अवकेनेड ने सोमा से शादी की बात सोची तो संदीप ने खुलकर विरोध जताया। अब अवकेनेड को यह चिंता सताने लगी कि उसका भेद खुल सकता है। उसने फैसला किया कि संदीप को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और वह भी किसी बाहरी आदमी के जरिए। इसी के चलते उसने अपने पुराने साथी उत्कर्ष भूमिहार से दोबारा संपर्क साधा। उत्कर्ष से उसका पुराना जुड़ाव था जो समय के साथ कमजोर हो गया था, मगर अब उसे फिर से मजबूत करने की जरूरत थी। कटघोरा गांव का रहने वाला विकास जायसवाल उर्फ अवकेनेड पहले ट्रक ड्राइवर था। उसके घर में मां और पत्नी थी, मगर उसने कभी उनकी परवाह नहीं की। वह एक दिन कोयले से लदा ट्रक लेकर भाग निकला और बिहार पहुंच गया। वहां उसने चोरी के पैसे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब रकम खत्म हुई तो फिर से ड्राइवरी शुरू की। यहीं उसकी दोस्ती बेगूसराय के अपराधी उत्कर्ष से हुई और दोनों ने मिलकर कई वारदातें अंजाम दी।
बाद में जब पुलिस ने पीछा किया तो अवकेनेड ने अवकेश चौधरी के नाम से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और उसी पहचान में छुपा रहा। उसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप से हुई, जिससे उसकी दोस्ती और फिर दुश्मनी हो गई। अब अवकेनेड जानता था कि अगर सीधे उत्कर्ष से मदद मांगी तो या तो वह मना कर देगा या ज्यादा पैसा मांगेगा। इसलिए उसने यह दिखाया कि वह अब बड़ा आदमी बन चुका है और बढ़िया कमाई करता है। उत्कर्ष आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और जब अवकेनेड ने उसे ऑफर दिया तो वह तैयार हो गया। उसने अपने एक और साथी चौधरी को साथ लाया। 1 दिसंबर को दोनों बदमाश भोपाल पहुंचे, जहां अवकेनेड ने उनके रुकने की व्यवस्था की और स्वागत में दारू मुर्गे की दावत दी। इसी बीच उसने देवी सलखनपुर मंदिर जाने की बात छेड़ी। भोपाल में अपने नए धंधे को सफल बनाने के लिए आशीर्वाद लेना जरूरी समझा गया। इसलिए अवकेश ने उत्कर्ष और आदर्श को सलखनपुर स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिर चलने का सुझाव दिया। दोनों उसकी बात मान गए। योजना के मुताबिक अगले दिन अवकेश ने संदीप को कॉल किया और उसे भी मंदिर चलने को राजी कर लिया। तय समय पर सभी एमपी नगर में मिले और कार में बैठकर सलकनपुर के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी देलवाड़ी के जंगल के पास पहुंची तो अवकेश ने शराब पीने का प्रस्ताव रखा। सभी कार से उतरकर जंगल के भीतर एक सुनसान जगह पर चले गए और वहां बैठकर शराब पीने लगे। उत्कर्ष और आदर्श को इस बात की भनक नहीं थी कि अवकेश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शराब के नशे में उसने सोमा का नाम उछाला, जिससे संदीप भड़क गया और बहस करने लगा। बहस बढ़ने पर अवकेश ने दोनों से मदद मांगी। पहले तो उत्कर्ष और आदर्श हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने भी उसका साथ दे दिया। तीनों ने मिलकर संदीप के सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाश को जंगल में छोड़कर वे तीनों वहां से निकल गए। अवकेश ने उत्कर्ष और आदर्श को समझाया कि वे अब भी बिहार लौट जाएं और जैसे ही फिरौती मिलेगी वह उन्हें भोपाल बुलाकर पैसे दे देगा। इस तरह उसने दोनों का इस्तेमाल कर संदीप को रास्ते से हटा दिया और खुद भी शहर छोड़कर गायब हो गया। लेकिन उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। घटनास्थल से पुलिस को एक आधार कार्ड मिला, जिसमें इंदौर के किशन नगर का पता दर्ज था। पुलिस इंदौर पहुंची और वहां से उसे सुराग मिला कि अवकेश कहां छिपा हो सकता है। भोपाल पुलिस ने वहां छापा मारा और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में संदीप की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने अवकेश जैसी सोच रखने वाले इंसान को ज्यादा नजदीक आने दिया। अगर उसने वक्त रहते दूरी बना ली होती या अपने परिवार या पुलिस को सारी सच्चाई बता दी होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। आज की दूसरी दास्तान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। बात है साल 2020 की, जब नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसरोल इलाके में एक दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड सामने आया। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले नजारत और उनकी बेटी समरीन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 6 नवंबर को इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए नजदीकी पड़ोसी मन्नान और उसके दोस्त यूनुस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला तब और पेचीदा हो गया जब जेल भेजे जाने से ठीक पहले दोनों आरोपियों ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस केस से अलग एक और हत्या हुई थी, लेकिन उसे अंजाम उन्होंने नहीं बल्कि उनके एक और साथी ने दिया था। इस नई जानकारी ने पुलिस को एक बिल्कुल अलग दिशा में जांच करने पर मजबूर कर दिया। मन्नान, यूनुस और उनका तीसरा दोस्त टिंकू, ये तीनों बेहद करीबी दोस्त थे। हर शाम एक साथ बैठते, शराब पीते और एक दूसरे से अपने राज बांटते थे। डबल मर्डर से कुछ दिन पहले की ही बात है, जब नशे की हालत में टिंकू ने एक ऐसा रहस्य खोल दिया जिसे सुनकर मन्नान और यूनुस के होश उड़ गए। टिंकू ने बताया कि उसके बड़े भाई तारिक ने अपनी ही बहन का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मन्नान और यूनुस ये बात सुनकर दंग तो रह गए, लेकिन उनके मन में एक और खौफनाक ख्याल ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा, अगर तारिक हत्या करके बच सकता है तो क्यों ना हम भी वैसा ही करें। यहीं से शुरू हुई नजारत और समरीन को खत्म करने की साजिश। समरीन की उम्र लगभग 28 साल थी और नजारत करीब 70 साल के थे।
उनके घर में बस वही दो लोग रहते थे। मन्नान उनका पड़ोसी था और मीट बेचने का धंधा करता था। एक दिन किसी बात को लेकर नजारत और मन्नान के बीच कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर नजारत ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। ये बात मन्नान के सीने में चुभ गई। कुछ ही दिनों बाद जब मन्नान और यूनुस शराब पीकर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी फिर से नजारत से भिड़ंत हो गई। उस रात के बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे नजारत और उसकी बेटी को रास्ते से हटा देंगे। जिस दिन मोहल्ले के ज्यादातर लोग जुलूस में जाने वाले थे, उसी दिन को उन्होंने वारदात के लिए चुना। उन्होंने सोचा कि जब सब बाहर होंगे तो कोई उन्हें देख नहीं पाएगा और पुलिस को भी शक नहीं होगा। मन्नान के घर से सटा हुआ शहजाद जहीर का बंद पड़ा प्रिंटिंग प्रेस और मकान था, जिसकी छत से मन्नान के घर की छत तक एक खुला रास्ता था। उसी रास्ते से वे नजारत के घर में घुसे। लगभग 2:30 बजे मन्नान ने पहले शहजाद जहीर की छत तक पहुंच बनाई, फिर वहां से यूनुस को इशारे से बुलाया। जैसे ही दोनों छत के रास्ते नजारत के घर में पहुंचे, रात करीब 9 बजे का वक्त था। उस समय नजारत और समरीन गहरी नींद में थे। यूनुस ने जैसे ही नजारत की गर्दन पर छुरी चलाई, उनकी चीख निकल गई, जिससे समरीन जाग गई। उसने मन्नान को पहचान लिया, लेकिन कुछ करने से पहले ही यूनुस ने उसके पेट में छुरी घोंप दी। हत्या के बाद दोनों ने घर में तलाशी ली, कुछ सामान उठाया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो फॉरेंसिक जांच और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग से मन्नान और यूनुस तक पहुंच गई और उन्हें पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई। जैसे ही दोनों आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल किया, पुलिस को उनसे पूछताछ के दौरान एक और चौंकाने वाला सच पता चला। मन्नान और यूनुस ने खुलासा किया कि उनके एक करीबी दोस्त टिंकू ने उन्हें एक खौफनाक बात बताई थी। उसका बड़ा भाई तारिक अपनी ही बहन की हत्या कर चुका है और अब तक किसी को इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। इस खुलासे के बाद पुलिस ने उस पुराने केस की तह तक जाने का फैसला किया। 6 नवंबर को मृतका के पति को थाने बुलाकर उससे लंबी पूछताछ की गई। जब पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने मजिस्ट्रेट से शव को कब्र से निकालने और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति मांगी। 7 नवंबर को मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र खोदी गई और डॉक्टरों की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिर से पोस्टमार्टम किया। जब रिपोर्ट आई तो पुलिस की शंका हकीकत बन गई। महिला की मौत गला घोंटने से हुई थी। अब यह तय हो गया था कि यह हत्या थी और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। जो मामला अब तक शांत पड़ा था, वह एकदम से सतह पर आ गया। इस नए मोड़ ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी और अब वे आरोपी को पकड़ने की तैयारी में जुट गए। रिपोर्ट में गला दबाने से हुई मौत की पुष्टि के बाद पुलिस ने फौरन टिंकू को हिरासत में लिया, जिसने अपने दोस्तों को यह राज नशे में बताया था। पूछताछ के दौरान टिंकू टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उसकी बहन की जान उसके बड़े भाई तारिक ने ली थी। फिर पुलिस ने बिना समय गंवाए तारिक को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे कड़ी पूछताछ शुरू की। जब तारिक से हत्या की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि उसे अपनी बहन के आचरण पर शक था। उसे लगता था कि उसकी बहन के कारण परिवार की इज्जत खतरे में पड़ रही थी। इसी गुस्से में उसने गला दबाकर उसकी जान ले ली। वारदात के बाद उसने घर वालों को धोखा दिया और यह कहकर बहन को जल्दी से दफना दिया कि उसकी मौत प्राकृतिक है, ताकि किसी को शक न हो। अगर टिंकू ने नशे की हालत में अपने दोस्तों से यह बात न कही होती तो शायद यह सच हमेशा दफन ही रह जाता। पुलिस ने अब तारिक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि उससे पूरे मामले की गहराई से पूछताछ की जा सके। इसके बाद धीरे धीरे इस खौफनाक कत्ल की सच्चाई सामने आने लगी। किसरोल इलाके में अब्बासिया मस्जिद के पास अक्षा का परिवार रहता था। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी और उसका स्वभाव काफी मिलनसार था। लोगों से हंसकर बात करना, सबके साथ घुल मिल जाना उसकी आदत थी। जहां कुछ लोग उसकी इस आदत को पसंद करते थे, वहीं कुछ को यह खटकने भी लगी थी। करीब 9 महीने पहले अक्षा को सिविल लाइन में रहने वाले मोहम्मद इरफान से मोहब्बत हो गई। दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया और फिर शादी का फैसला कर लिया। जब यह बात अक्षा के घर वालों को पता चली
तो घर में कोहराम मच गया। लेकिन अक्षा अपनी बात पर अड़ी रही और किसी की परवाह किए बिना इरफान से निकाह कर लिया। शादी के 1 साल के भीतर ही अक्षा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन गया। मगर कुछ ही वक्त बाद अक्षा का गांव के एक युवक से रिश्ता बन गया। धीरे धीरे दोनों का प्यार इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन अक्षा अपने उस प्रेमी के साथ भाग गई। कई महीनों के बाद जब वह वापस लौटी तो ससुराल वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो औरत एक बार घर छोड़ सकती है वो दोबारा भी ऐसा कर सकती है। समाज में पहले ही बदनामी हो चुकी थी और वे अब और जिल्लत नहीं चाहते थे। इसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में एक पंचायत हुई, जिसमें काफी बहस के बाद ससुराल वालों ने उसे फिर से घर लाने से इनकार कर दिया। अक्षा का प्रेमी भी अब उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। जब पंचायत में अक्षा से पूछा गया कि वह क्या चाहती है, तो उसने मायके में रहने का निर्णय लिया। परिवार ने भी उसे मजबूरी में अपना लिया और बीते 3 महीनों से अक्षा वहीं रह रही थी। लेकिन अक्षा के भाई तारिक को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे पहले ही बहन का अपनी मर्जी से निकाह करना गलत लगा था, ऊपर से उसका किसी और के साथ भाग जाना और फिर मायके लौट आना, ये सब उसकी नजर में परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। गांव और रिश्तेदारी में उठते सवाल और ताने अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। 13 अक्टूबर की शाम परिवार के सभी सदस्य एक दावत में शरीक होने गए थे। घर पर सिर्फ अक्षा और उसका बड़ा भाई तारिक ही मौजूद थे। यह मौका तारिक को बिल्कुल सही लगा। उसकी नजर में अक्षा ने खानदान को शर्मसार कर दिया था और अब वह इस कहानी का अंत करना चाहता था। अक्षा अपने कमरे में थी जब तारिक वहां पहुंचा। बहन को देखते ही उसके अंदर जमा गुस्सा बाहर आ गया। उसने बिना कुछ कहे अक्षा की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से दबा दिया। अक्षा छटपटाई, खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तारिक के इरादे अडिग थे। कुछ ही पलों में अक्षा की सांसें थम गईं। रात को जब परिवार लौटकर आया तो तारिक ने उन्हें सारी हकीकत बता दी। घर वाले भी नहीं चाहते थे कि ये मामला मोहल्ले या रिश्तेदारों तक पहुंचे। उन्होंने सबको यही कहा कि अक्षा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, किसी को ज्यादा सोचने समझने का मौका न मिले, इस डर से जल्दी जल्दी उसका जनाजा उठाया गया और बुद्ध शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन अगर यह राज बाहर न आता और पुलिस को इसकी भनक न लगती तो शायद तारिक की यह दरिंदगी यहीं रुकने वाली नहीं थी। वह 2 और लोगों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तेजी से चल रही जांच ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। जब तारिक को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसने यह स्वीकार तो कर लिया कि वह 2 और लोगों को मारने वाला था, मगर ये नहीं बताया कि वे कौन थे। हर बार पूछने पर वह सिर्फ यही दोहराता रहा कि अगर वह पकड़ा न गया होता तो अब तक 2 और कब्रें भर चुकी होती। उसकी यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद वह यह नहीं बताने को तैयार हुआ कि उसकी लिस्ट में कौन कौन शामिल था। मगर पुलिस ने हार नहीं मानी। सूझबूझ और गहरी तहकीकात के चलते न सिर्फ नजारत और समरीन को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक पुराने कत्ल का रहस्य भी खुल गया। अगर मन्नान और यूनुस शराब के नशे में सच न उगलते तो शायद तारिक का जुर्म हमेशा अंधेरे में ही छिपा रह जाता। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। दोस्तों, आप लोग इन दोनों मर्डर केस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को ऐसी ही क्राइम के कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।